हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। तो वो कौन आदमी था जो सबसे पहले डीएनए को ढूंढा और डीएनए की रिगार्डिंग पहला स्टेप लिया था? तो उसका नाम है बेटा फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए को एक एसिडिक मटेरियल के तौर पे देखा था और उसको डीएनए ना कह के फ्रेडरिक मिशर ने उसको न्यूक्लियन कहा था। ये कब हुआ था? 1869 में। 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए को न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में देखा और उसको क्या नाम दिया? न्यूक्लियन नाम दिया। फिर आते हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देने वाले जो दो महारथी थे, उनका नाम है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने अचानक से ऐसे सो के उठ के फिर वापस डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं दिया। उससे पहले भी बहुत सारे काम हो रहे थे डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए। तो उन्होंने दो बातों के आधार पे डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था। वो दोनों आधार क्या कहते हैं? पहला कि रोजलैंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किन का एक्सरे डिफ्रैक्शन। रोजलैंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किन ने मिलके डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन किया था और उस पर कुछ रिजल्ट्स आए थे। फिर दूसरा जो बात है वो इरविन चार्गफ का रूल। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन और इरविन चार्गफ के रूल के आधार पे ही जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का। जो डीएनए होता है वो मेनली 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। वो 3 कंपोनेंट्स हैं पेंटोज शुगर, फिर फास्फोरस और नाइट्रोजनस बेस। फिर से बता रहा हूँ, डीएनए 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, या मैं यूँ कहूँ कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, पेंटोज शुगर, फास्फोरस और नाइट्रोजनस बेस। मैंने न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहा क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जब मैं बोलता हूँ इसका मतलब डीएनए और आरएनए मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। अगर मैं डीएनए बोलता हूँ तो सिर्फ डीएनए की बात कर रहा हूँ। अभी नाइट्रोजनस जो बेस है, नाइट्रोजनस बेस एक्चुअली 2 तरह का होगा, एक प्यूरिन होगा और पैरिमिडिन। तो प्यूरिन में क्या होता है? एजी है। मतलब प्यूरिन क्या कहती है अपने हस्बैंड को? एजी। ए टेंस फॉर एडेनिन और जी फॉर गुआनिन। तो एजी से क्या निकल के आता है बेटा? एडेनिन और गुआनिन। इस दोनों ही कंपाउंड में आपको दिखेगा 9 मेंबर्स मिलेंगे और वो 9 मेंबर 2 रिंग्स में अरेंज होंगे, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हो। ये रहा एडेनिन और ये रहा गुआनिन। इसमें 2 रिंग है, एक और ये 2। मेंबर कितने हैं? ये काउंट कर लो भाई, और ये आपको काउंट करके मिलेगा 9 मेंबर। ये भी 2 रिंग है और 9 मेंबर है। तो इनमें क्या है बेटा? ये क्या है? प्यूरिन है। उसके बाद से आता है नाइट्रोजनस बेस का दूसरा पार्ट, पैरिमिडिन। पैरिमिडिन एक्चुअली सिंगल रिंग होता है और इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। पैरिमिडिन के सिर पे एक कट होता है। अब पैरिमिडिन को ह्यूमन बींग तो है नहीं कि उसका सिर होगा। ये सारी चीज़ें याद करने के लिए हैं कि पैरिमिडिन पे क्या है बेटा? कट। सी फॉर साइटोसिन, यू फॉर यूरासिल और टी फॉर थाइमिन। बहुत सिंपल है ना, याद रखो। सी फॉर साइटोसिन, यू फॉर यूरासिल और टी फॉर थाइमिन। इन तीनों स्ट्रक्चर में सिंगल रिंग होगा और 6 मेंबर्स होंगे, आप काउंट कर सकते हैं। अब पेंटोज शुगर के बारे में बात करते हैं। अगर न्यूक्लिक एसिड है, उसमें पेंटोज शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है और फास्फोरस है, तो आरएनए और डीएनए बनाने का क्या मकसद है? मतलब आरएनए और डीएनए में ही ये तीनों चीज़ें होंगी, तो उनमें डिफरेंस क्या होगा आरएनए और डीएनए में? तो आरएनए और डीएनए में एक्चुअली में 2 डिफरेंस आपको दिखेगा। पहला डिफरेंस पे हम लोग चर्चा करते हैं। पहला डिफरेंस ये है कि अगर मैं राइबोज शुगर की बात करूँगा तो राइबोज शुगर में पेंटोज शुगर के सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, राइबोज शुगर आरएनए की बात करूँगा तो उसमें राइबोज जो शुगर होगा, राइबोज शुगर एक पेंटोज शुगर का ही टाइप है। उसके अंदर सेकंड कार्बन पे फर्स्ट सेकंड
तो इस सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा है, मतलब ये क्या है बेटा, आरएनए का शुगर है, राइबोज शुगर है। डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज, मतलब जो पेंटोस शुगर है वो कौन सा है बेटा, डीऑक्सी राइबोज शुगर है। डीऑक्सी राइबोज शुगर में आप लोग देखोगे कि फर्स्ट फिर सेकंड कार्बन पे क्या है बेटा, हाइड्रोजन है। तो डिफरेंस क्या है, सेकंड कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है तो वो डीएनए का शुगर है, और अगर सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ओएच ग्रुप है, मतलब वो आरएनए का शुगर है। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। उसके साथ साथ आप लोग क्या देखोगे कि जो यूरासिल आपको दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में थायमिन पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बाकी तीन है, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये तीनों के तीनों आरएनए और डीएनए दोनों में ही कॉमन है। डिफरेंस किन बातों का है, यूरासिल आरएनए में होगा और थायमिन होगा डीएनए में। बहुत सिंपल है, बहुत बहुत बढ़िया। अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इस राइबोज शुगर पे एक नाइट्रोजिनस बेस जोड़ देंगे, अगर हम लोग राइबोज शुगर पे एक नाइट्रोजिनस बेस जोड़ देते हैं, आइदर इट विल बी प्यूरिन और इट विल बी पेरिमिडिन, या तो वो प्यूरिन हो सकता है या तो वो पेरिमिडिन होगा। अगर राइबोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे या फिर डीऑक्सी राइबोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे मैं कोई भी नाइट्रोजिनस बेस जोड़ूं, अब राइबोज होगा तो आप उस पे थायमिन नहीं जोड़ सकते। अगर डीऑक्सी राइबोज होगा तो उसके फर्स्ट कार्बन पे आप यूरासिल नहीं जोड़ सकते। इस बातों का ध्यान आपको रखना है। तो राइबोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पे मैंने जोड़ दिया बेटा गुआनिन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा गुआनोसाइन हो जाएगा, ठीक है, राइबोज गुआनोसाइन, मतलब कि ये एक न्यूक्लियोसाइड बना रहा है। सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन पे कोई भी नाइट्रोजनस बेस जोड़ेंगे तो वो बनाता है बेटा न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे लिखा है व्हेन फर्स्ट कार्बन फर्स्ट पे अगर हम लोग पेंटोस शुगर जोड़ रहे हैं तो वो क्या बनाता है बेटा, न्यूक्लियोसाइड बनाता है। तो कोई ना कोई तो बॉन्ड बनेगा ना इस फर्स्ट कार्बन और इस नाइट्रोजनस बेस के बीच में, तो उस बॉन्ड का नाम भी होगा। वो नाम क्या है बेटा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की वजह से कोई नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन पे जुड़ रहा है। मैंने पेंटोस शुगर का मतलब कि वो राइबोज शुगर भी हो सकता है या डीऑक्सी राइबोज शुगर भी हो सकता है। तो पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन पे अगर हम लोग कोई नाइट्रोजनस बेस जोड़ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। और जिस बॉन्ड से वो दोनों बंधेंगे, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर, उस बॉन्ड को हम लोग कहेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ रहा है तो बेटा लाइक करते रहना, और नहीं समझ में आया तो कमेंट तो आप ही का सेक्शन है, उस पर डाउट्स पूछने। अगर मैंने इस स्ट्रक्चर के बाद अगर मैंने यहाँ पे मैंने एक नाइट्रोजनस बेस जोड़ दिया है, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस जोड़ दिया, और साथ साथ मैं अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फिफ्थ कार्बन पे मैं एक फॉस्फोरस जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस राइबोज में मैंने एक नाइट्रोजनस बेस जोड़ा फर्स्ट कार्बन पे, और फिफ्थ कार्बन पे मैंने क्या जोड़ा, फॉस्फोरस जोड़ा। जब मैंने फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस जोड़ा था तो इस स्ट्रक्चर को हमने कहा था न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अब जब मैं इसमें न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं फॉस्फोरस जोड़ रहा हूँ तब मैं इसको कहूँगा क्या बेटा, न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड बन गया है, समझे। तो न्यूक्लियोटाइड ही क्या है, किसी भी न्यूक्लिक एसिड का एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। मतलब मैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। अगर 1 से लेके 30 न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं तो उसको हम लोग ओलिगो न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। ये बात आप लोग लिख लीजिए। ओलिगो न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या, 1 से लेके 30 न्यूक्लियोटाइड का चेन है तो हम लोग कहेंगे ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। अब 30 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या है बेटा, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड है। अब मैंने देखा कि जब मैंने न्यूक्लियोसाइड में क्या जोड़ा, फॉस्फोरस जोड़ा, तो क्या बनेगा, वो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। इतनी बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। समझ में आती है तो बेटा लाइक करते रहना, शेयर करना तो भूलना ही नहीं, क्योंकि ताकि और भी लोगों को ये पता चलते रहे और ये वीडियो समझ सके।
स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के लिए। फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम क्या है। फॉस्फोरस और पेंटोस शुगर की 5th कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होगा, इसको हम लोग फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहेंगे, और इसी को हम लोग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहेंगे तब जब ये फॉस्फोरस एक और पेंटोस शुगर के साथ बाइंड करेगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, और यही एक सिंपल न्यूक्लियोटाइड है। आई बात समझ। अब नाइट्रोजीनस बेस कौन सा बाइंड कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड पे, इस बेसिस पे वो न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड 4 तरह के होंगे। आइए एक एक करके देखते हैं। अगर मैं न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहा हूँ, राइबो न्यूक्लियोसाइड मतलब कि आरएनए के न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहा हूँ, अगर उसमें एडेनिन जुड़ेगा तो एडिनोसाइन कहलाएगा, अगर साइटोसिन जुड़ेगा तो सिस्टिडीन कहलाएगा, अगर ग्वानोसाइन जुड़ेगा तो ग्वानोसिन कहलाएगा, अगर थायमिन जुड़ेगा तो थाइमोसाइन। अबे नहीं बेटा, थाइमोसाइन नहीं जुड़ेगा, थायमिन कभी जुड़ेगा क्या? मतलब आप लोग मेरी गंगा में बह जाते हो, उससे पार लगाओ, समझे? तो थायमिन तो जुड़ ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो आरएनए है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ने सही जवाब दिया, उसके लिए गुड। अगर उस पर यूरासिल जुड़ेगा तो यूरिडीन कहलाएगा। अब हम लोग न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, मतलब न्यूक्लियोसाइड कौन सा, डीएनए का न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं। तो डीऑक्सी एडिनोसाइन कब कहेंगे? सही जवाब, एडेनिन जुड़ेगा तो। डीऑक्सी सिस्टिडीन कब कहेंगे? बहुत बहुत बढ़िया, फिर से सही जवाब, साइटोसिन कहेंगे तो। डीऑक्सी ग्वानोसिन कब कहेंगे? सिंपल था ना, ग्वानोसिन जुड़ेगा तो। और डीऑक्सी थाइमिडिन तब कहेंगे जब थायमिन जुड़ेगा तो। क्या डीऑक्सी यूरिडीन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम लोग बात कर रहे हैं डीएनए की, और डीएनए में यूरासिल होता ही नहीं, तो यहाँ पे डीऑक्सी यूरिडीन नहीं हो सकता। गुड। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। अगर वो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है तो एडिनालिक एसिड होगा, अगर साइटोसिन जुड़ा है तो सिस्टिडाइलिक एसिड हो जाएगा, ग्वानिन जुड़ा है तो ग्वानिलिक एसिड हो जाएगा, और यूरिडेलिक एसिड होगा तब, यूरासिल जुड़ा होगा तब। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो डीऑक्सी एडिनालिक एसिड, एडेनिन के जुड़ने पे, साइटोसिन के जुड़ने पे डीऑक्सी सिस्टिडाइलिक एसिड, और ग्वानिन के जुड़ने से डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, और थायमिन के जुड़ने से डीऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड। बहुत सिंपल, बहुत सरल वाली बातें थी, और जो कि आपको समझ में आ चुकी हैं। नहीं समझ में आई तो बेटा फिर से मैं बोल रहा हूँ कि कमेंट में बोलो, मैं एक अच्छे से इलस्ट्रेशन फिर से दूंगा, लेकिन आपको समझ में आ ही जाएगा। आप इत्मीनान से इसको देखते जाइए। अगर मैंने इस न्यूक्लियोटाइड में एक और फॉस्फोरस जोड़ा तो वो क्या हो जाएगा? बताइए बताइए बताइए। अगर मैं क्या करता हूँ न्यूक्लियोसाइड में, चलिए न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं जोड़ता हूँ 1 या 2 फॉस्फोरस, तो फिर वो बनाता है बेटा न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट या न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और मैं अगर इस स्ट्रक्चर में एडेनिन के साथ मैं जोड़ता हूँ क्या, 3 फॉस्फोरस, तो वो क्या बनाएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन क्या था बेटा, न्यूक्लियोसाइड का कौन सा, राइबो न्यूक्लियोसाइड वाला स्ट्रक्चर था जिसमें एडेनिन जुड़ा था। अब उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 3 फॉस्फोरस जोड़ रहा हूँ। सिर्फ 1 फॉस्फोरस जोड़ूंगा तो क्या, सिंपली वो न्यूक्लियोटाइड होगा। अब 3 फॉस्फोरस जोड़ूंगा तो क्या कहलाएगा, वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अरे ये क्या हुआ, ये तो एटीपी बन गए। एटीपी क्या है, एटीपी तो एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो अब आपको समझ में आया कि एनर्जी मॉलिक्यूल कहाँ से बन रहा है, न्यूक्लियोसाइड से। इतनी बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। अब ये एनर्जी मॉलिक्यूल का यूज़ क्या होगा, सब कोई जानता है भाई, रेस्पिरेशन में यूज़ होता है, एक्सपिरेशन में यूज़ होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में यूज़ होगा। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से ये यूज़ होता है। यहाँ पे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, इन सारी चीज़ों में यूज़ होगा। अब किसी को रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन नहीं समझ में आया तो भाई कोई दिक्कत नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक का मैं आपको और भी चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिलहाल के लिए समझिए, जब डीएनए से डीएनए बनता है, जब
डीएनए से क्या बनेगा, जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो फिर क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन कहलाएगा, रेप्लिकेशन, ठीक है। और जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो क्या कहलाएगा, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो क्या, ट्रांसक्रिप्शन, बहुत बढ़िया, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो डीएनए से डीएनए बना, रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन कहलाया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वाटसन और क्रिक ने मिलके एक्चुअल में किस तरह से स्ट्रक्चर दिया था। अभी तक हम लोग ने देखा है कि डीएनए का स्ट्रक्चर किस बेसिस पे दिया गया है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर दिया गया बेटा एक्सरे डिफ्रैक्शन और एर्विन चार्गफ के रूल पे। अच्छा, ये एर्विन चार्गफ का रूल है क्या, इसका रूल का मतलब क्या होता है, मैं सिंपली थोड़ा सा बता देता हूँ। ये बताता है कि जितना प्यूरिन होगा उतना ही क्या होगा बेटा, पेरीमिडीन होगा, पेरीमिडीन होगा। देखो तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जितना प्यूरिन होगा उतना ही क्या, पेरीमिडीन होगा। ये बात किसने बताई, चार्गफ भैया ने बताई। और अब इसको ऐसे समझो कि अगर डीएनए की मैं बात करूँगा तो अगर जितना एडेनिन होगा वो उतना ही क्या होगा बेटा, थायमिन होगा। थायमिन क्यों बोला मैंने, क्योंकि एडेनिन कभी भी बाइंड करता है थायमिन के साथ, वो साइटोसिन के साथ कभी बाइंड नहीं करेगा। तो जितना एडेनिन होगा उतना थायमिन होगा, ठीक। ये दो क्या बता रहे हैं, बॉन्ड्स बता रहे हैं, दो बॉन्ड्स के साथ जुड़ेगा, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब मैं बात करता हूँ जितना ग्वानोसिन होगा उतना क्या होगा बेटा, जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। इसमें आप एक और बॉन्ड जोड़ लो। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से ग्वानिन किससे जुड़ा रहेगा, साइटोसिन के थ्रू के साथ जुड़ा रहेगा। ये चीज़ें आपको आगे चल के अभी समझ में आ जाएगी। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। तो चार्गफ का रूल क्या था भाई, सिंपल था। चार्गफ भैया ने ये कहा था कि जितना प्यूरिन होगा उतना ही क्या होगा, पेरीमिडीन होगा। अब इन्हीं दो बेसिस पे, इन्हीं दो बातों के आधार पे ये एक्सरे डिफ्रैक्शन और एर्विन चार्गफ के रूल के आधार पे वाटसन और क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। आइए हम लोग डीएनए का अब स्ट्रक्चर देखते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर 1953 में दिया गया था, जिसमें आपको कुछ बातें यहाँ पे ध्यान देनी है कि जो यूकैरियोटिक का जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स लीनियर डीएनए होगा, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए होगा वो डीएनए होगा डबल हेलिक्स सर्कुलर डीएनए, ठीक है। कैसा होगा बेटा, डबल हेलिक्स सर्कुलर डीएनए, ये याद रखना है। अब डीएनए में क्या फीचर्स है, क्या क्या चीज़ें हैं जो चीज़ें हमें याद रखनी है। तो इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। सिंपल सी बात है कि जो डीएनए है वो ना सिर्फ एक तरह का डीएनए है, डीएनए अलग अलग तरह का होता है। ए डीएनए होता है, बी डीएनए होता है, ए डीएनए होता है, सी डीएनए होता है, और जो रिसेंटली अभी ढूंढा गया है वो कौन सा है, पी डीएनए। किसके नाम पे, पी फॉर पंकज, ऐसा नहीं है बेटा, पी फॉर पॉलिंग के नाम पे ये डीएनए ढूंढा गया है, ठीक। जो हम लोग डीएनए पढ़ने वाले हैं, जो कि मतलब वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था जिस डीएनए का, वो कौन सा डीएनए था, वो था बी डीएनए। तो बी डीएनए के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं। अब देखो बी डीएनए में आप लोग देखोगे कि ये डबल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर है। हेलिक्स मतलब कुछ नहीं है भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये जो स्ट्रक्चर इस तरह से आपको मुड़ा हुआ दिख रहा है ना, इसी को हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इसमें ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हेलिकल, इस तरह से जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेलिकल कहेंगे, ठीक है। डबल हेलिक्स क्यों कहा, कि क्योंकि ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड जा रहा है घूमते हुए, ठीक है, और उसी दौरान ये वाला न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ऐसे घूमते हुए नीचे आ रहा है। तो ये जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, एक ये जा रहा है, वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ जा रहा है, और एक ये ऊपर से आ रहा है,
वो क्या ये जो जा रहा है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि न्यूक्लियोटाइड होगा, अगर हम लोग देखें तो वो एक स्ट्रैंड उसका 3 प्राइम से 5 प्राइम जाएगा और उसी का अपोजिट स्ट्रैंड जो होगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जा रहा है। यहाँ पे ये पेंटोस शुगर है, ये है, ये क्या है, ये गुआनिन, मतलब ये नाइट्रोजनस बेस है। वो नाइट्रोजनस बेस दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस कौन सा, साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ है। कितने बॉन्ड्स के साथ, 3 बॉन्ड्स के साथ। ये बॉन्ड्स कौन से होते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हालांकि हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है, लेकिन अगर बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाए, यहाँ पे करोड़ों और वो बिलियंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाए, तो वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी देता है डीएनए को। ये बात याद रखनी है। ये सेंट्रल एक्सिस है, इसी आधार पर हम लोग इस डीएनए की चर्चा करते हैं। तो अब ये जो सेंट्रल एक्सिस है, इस पे आप देखोगे कि इसके बीच का जो डीएनए का मैक्सिमम डायमीटर है वो कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ से एक टर्न स्टार्ट करते हैं, यहाँ से घूमते हुए ऐसे पीछे से होते हुए फिर यहाँ पे आके एक टर्न कंप्लीट हुआ, मतलब एक सर्कल ये कंप्लीट बना ले रहा है। समझ में आता है? ऐसे चम पड़ा है ना आप लोगों ने, ये वेव वगैरह ऐसे। तो ये क्या हुआ बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्न होता है ना, एक सर्कल। अरे नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने ये स्टार्ट किया, मतलब इस पॉइंट से, ठीक है। फिर यहाँ से मैं घूमते हुए जा रहा हूँ, उसी के साथ साथ पैरेलल में इधर आगे बढ़ते जा रहा हूँ, और फिर ये घूमते 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 वापस यहीं पे आ गया। तो जैसे इसको इस हिसाब से मैं इसको टर्न करूँगा ना, तो फिर मैं यहीं पे पहुँच जाऊँगा। कुल मिला के बात ये है कि ये कंप्लीट टर्न में एक सर्कल बनेगा, और वो सर्कल इस तरह से नहीं बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होकर फिर इधर जाके ख़त्म हो रहा है। तो एक सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है बेटा, 360 डिग्री का होता है। अब इस 360 की डिग्री में आपको कितने नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे, 10 नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको 360 को 360 में मैं 10 नाइट्रोजनस बेस बना देता हूँ। ये रहा 10 नाइट्रोजनस बेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ 10 बना देता। तो अरे थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा लाइन का, एकदम एक्यूरेट नहीं है, बराबर बराबर नहीं है, लेकिन एक्चुअल में नाइट्रोजन बेस सब बराबर बराबर दूरी पे रहेंगे। अब मैंने कहा कि ये पूरा टर्न कितने का था, एक टर्न कितने का होगा बेटा, एक टर्न कंप्लीट टर्न 360 डिग्री का था। तो दो, सही सही, दो नाइट्रोजनस बेस के बीच की दूरी की बीच का एंगल कितना होगा। तो दो नाइट्रोजनस बेस के बीच का एंगल जो होने जा रहा है वो होगा, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो बेटा, 36 डिग्री। क्या मैंने गलत बोला? क्या ये बातें आपको समझ में आती है कि अगर ये 360 को मैं 10 में डिवाइड करूँगा, 10 एंगल्स में डिवाइड करूँगा, तो कितना आएगा, एक पे 36 डिग्री आएगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। तो दो नाइट्रोजनस बेस के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 36 डिग्री होगा। अब एक टर्न कितना, एक टर्न का पूरा लेंथ कितना होगा, एक टर्न का लेंथ होता है बेटा 34 एंगस्ट्रॉम। अब इस 34 एंगस्ट्रॉम में कितने सारे नाइट्रोजनस बेस हैं, 10 नाइट्रोजनस बेस हैं। क्या वो बराबर बराबर दूरी पे अरेंज है? तो हाँ, वो बराबर बराबर दूरी पर अरेंज है। तो फिर दो नाइट्रोजनस बेस के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, एग्जैक्टली 3.4 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। कितनी होगी बेटा, दो नाइट्रोजनस बेस के बीच की दूरी कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। अरे बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें थी, यही सारी चीज़ें तो यहाँ पे लिखी हुई है मोटे मोटे अक्षरों में, इसी को हम लोगों को समझना है। और एक बात ध्यान दो कि जो डीएनए है, जो डीएनए है इसमें जो अगर मान लो यहाँ ग्वानियोसिन है, तो उसके अगले स्टैंड पे साइटोसिन हो गई, मतलब ग्वानियोसिन क्या है, प्यूरिन है, तो उतना ही पेरिमिडिन होगा। फिर यहाँ पे भी एडेनिन है तो वहाँ पे थाइमिन है, यहाँ थाइमिन है तो यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ ग्वानिन है। मतलब कि जितना प्यूरिन होगा उतना पेरिमिडिन होगा। इस बात को समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, पूछिए। अब दो स्ट्रैंड्स के बीच की जो मिनिमम दूरी है वो क्या है बेटा, माइनर ग्रुव। कितने एंगस्ट्रॉम है, 12 एंगस्ट्रॉम। और जो इस दो स्ट्रैंड्स के बीच की जो थोड़ी मेजर दूरी है उसको क्या कहेंगे, मेजर ग्रुव
जिसकी दूरी कितनी होगी 22 एंगस्ट्रॉम। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। फिर से एक बार मैं पूछ लेता हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी बिना देखे बोर्ड पे बताओगे। तो डीएनए के बीच की जो डायमीटर होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। बहुत बहुत सही। एक कंप्लीट टर्न का जो एंगल होगा कितना होता है 360। तो दो नाइट्रोजीनस बेस के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, बहुत सही 36 डिग्री। और एक कंप्लीट टर्न का लेंथ कितना है 34 एंगस्ट्रॉम। तो दो नाइट्रोजीनस बेस के लेंथ कितना होगा, बहुत बढ़िया 3.4 एंगस्ट्रॉम। अरे आपको सब कुछ याद हो गया, बहुत सही है। अब दो स्ट्रैंड्स के बीच की जो दूरी होगा, ठीक है, दो स्ट्रैंड्स के बीच की जो बड़ी दूरी है वो कितनी है 22 एंगस्ट्रॉम, मतलब ये मेजर दूरी है, मेजर ग्रुप। दो स्ट्रैंड्स की छोटी दूरी होगी वो कैसी होगी, माइनर होगी। तो सिंपल है, माइनर ग्रुप। और वो कितनी है 12 एंगस्ट्रॉम। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने चर्चा कर ली। फिर अब हमें यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये जो वाटसन और क्रिक का जो एजम्पशन था वो पुराने टाइम में था। आज की जो नई स्टडीज हो रही है तो उस आधार पे ये जो टर्न है वो थोड़ा ज़्यादा है, और मतलब इस टर्न का लेंथ थोड़ा ज़्यादा है, और दो नाइट्रोजनस बेस की जो एंगल है वो है 34.6। तो ये डाटा पे नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग को ये भी दिमाग में रखना है कि ये जो स्टडी थी वो थोड़ी पुरानी है, और रिसेंट जो स्टडी हो रही है उसमें भी नई चीज़ें आ रही है। तो हम लोग याद क्या रखेंगे, सवाल ये है। 34.6 डिग्री याद रखें कि 36 डिग्री याद रखें नाइट्रोजनस बेस के बीच के एंगल का। तो आपको याद रखना है बेटा 36 डिग्री, क्योंकि एनसीईआरटी इसी को फॉलो कर रहा है। तो फिलहाल ये मैंने बता दिया ताकि आपको पता रहे कि हाँ आप सही जगह पढ़ रहे हो। अरे ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि आपको ये भी नॉलेज रहे कि एक्चुअली टाइम के साथ साथ स्टडीज़ बढ़ती जा रही है और भी नई चीज़ें निकल के आ रही है, वो आपको मैं ही ना बताऊँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लो। और रिसेंटली जो डीएनए ढूंढा गया है वो कौन सा है, पंकज डीएनए। अबे नहीं, पी डीएनए, पी फॉर पॉलिंग। बहुत बढ़िया। अब हम लोग चीज़ देखते हैं कि जो डीएनए होता है बी डीएनए वो राइट हैंडेड होता है, और यहाँ पे ये जो डीएनए देख रहे हो ये कौन सा है बेटा, बी डीएनए। मतलब बी डीएनए को तो अभी साइड में रखते हैं, एक बात यहाँ देखते हैं, लेफ्ट हैंडेड। अब लेफ्ट हैंडेड क्यों कहा गया इसको, जब आप लेफ्ट हैंड से अपने हाथ को किस वाइज, आप क्या करो अपने लेफ्ट हैंड को लो, मुट्ठी बंद करो, उसमें से 4 फिंगर निकालो, फिर आप लेफ्ट साइड से अपनी उंगली को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। तो क्या आप लेफ्ट हैंड से उंगली से जब एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो वो इस तरह से स्पाइरल होते हुए जा रहा है, तो सिंपल है, और लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा। तो लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसका होता है, जेड डीएनए का। किसका बेटा, जेड डीएनए का लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसको छोड़ के बाकी जो अभी हम लोग ने देखा पी डीएनए, बी डीएनए, ए डीएनए, सबका राइट हैंडेड डबल हेलिक्स था। अब राइट हैंडेड कैसे समझेंगे, आप अपनी फिर से मुट्ठी बंद कीजिए, 4 फिंगर को निकालिए, और फिर आप क्लॉकवाइज उसको घुमाइए। जैसे आप उसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इस तरह से वो स्पाइरल होते हुए जाएगा। तो मतलब वो क्या होगा, राइट हैंडेड डबल हेलिक्स हुआ है। ये किस में होगा, राइट हैंडेड डबल हेलिक्स बी डीएनए का हो जाएगा। जेड डीएनए का लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स होता है, ये भूलना नहीं, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछेगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू कि आप लोग इतने देर तक बने रहें, और होप सो कि और भी आप पढ़ोगे आगे, और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि हाँ भाई और वीडियो चाहिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, और हाँ नए हो तो सब्सक्राइब और घंटी बजा देना, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको पता चले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।